प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि आप सभी को हमारी आगे आने वाली वीडियो मिल सके। जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, मैं अक्षय बौद्ध आज आप सभी के सामने माता रमाबाई के जीवन परिचय का पार्ट 2 लेकर के आया हूँ। पार्ट 1 में आपने जाना कि बाबा साहब के जीवन में माता रमाबाई की क्या भूमिका रही। क्योंकि हम विस्तार से माता रमाबाई जी के जीवन पर प्रकाश डाल रहे हैं, इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको माता रमाबाई के बचपन एवं विवाह के बारे में बताऊंगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। रामी, ओ रामी, यह आवाज़ आते ही रामी दौड़ पड़ती थी अपनी माँ के काम में हाथ बटाने के लिए। बिना रामी के तो माँ को भी चैन नहीं पड़ता था। 7 फरवरी 1897 को जन्मी रामी की उम्र भले ही 6 वर्ष थी। बेटे की उम्र कुछ भी क्यों ना हो, माँ के लिए तो निश्चित रूप से बेटे का सहारा रहती है। रामी घर के काम में ऐसे हाथ बटाती थी जैसे वह उम्र से पहले ही समझदार हो गई हो। एक पल भी माँ की नज़र से दूर नहीं हटी कि रामी और रामी, यह आवाज़ रामी को अपनी माँ के पास रहने के लिए विवश कर देती। महाराष्ट्र के दाभोल के पास एक छोटा सा गांव वणंद में रामी का जन्म हुआ। पिता भिकू धुतरे, जो कि बंदरगाह से मछलियों की टोकरी सिर पर उठाकर बाजार तक पहुंचाने का काम करते थे, वे अक्सर बीमार रहते थे। माँ रुक्मणी के सिर पर पूरे घर को संभालने की जिम्मेदारी थी। भले ही घर में धन की कमी थी, गरीबी की निरंतर उपस्थिति भी घर की शांति को भंग नहीं कर पा रही थी। माँ रुक्मणी और पिता भिकू धुतरे के सामंजस्य से घर का वातावरण सुखद एवं आनंद के एहसास को जन्म देता था। एक दिन रामी के पिता भिकू, जिन्हें अब भिकू वलंकर के नाम से जानते थे, उन्हें खून की उल्टियाँ हुई। किसी को भी समझते देर नहीं लगी कि यह बीमारी सामान्य नहीं है। एक तो गरीबी, दूसरा इलाज की कोई व्यवस्था नहीं। न चाहते हुए भी परिणाम सबके सामने था। क्या भी किया जा सकता था। सीने में दर्द उठता, कराने की आवाज़ घर की शांति को भंग कर देती। रुक्मणी के मन में आशंकाओं ने जन्म ले लिया। सहानुभूति के 2 शब्द मरहम का काम तो करते हैं, पर बीमारी का उपचार नहीं। रुक्मणी पति के हालात को देखकर स्वयं चिंतित रहने लगी। इसी चिंता ने उसे भी बीमारी के आगोश में ले लिया। कई बार चिंता भी एक नई बीमारी को जन्म दे देती है। ऐसा ही हुआ, रुक्मणी ज़्यादा बीमार रहने लगी। इलाज तो नाममात्र था, जो अपर्याप्त साबित हुआ। रुक्मणी जिसके लिए चिंता करती थी, आज वह उसे छोड़कर घर के सभी सदस्यों की उपस्थिति में बिना रामी को आवाज़ दी ही दुनिया से विदा हो गई। माँ की मृत्यु ने सभी को नए दायित्व का एहसास करा दिया। छोटी बहन गोरा और भाई शंकर, जिन्हें मौत का क्या होती है आभास भी नहीं था, पर रामी इस अर्थ को समझने लगी थी। माँ के दुनिया से जाते ही पिता ने खाट पकड़ ली। काम छूट गया। बीमारी ने शरीर को खोखला कर दिया। रामी कभी कभी भाई बहन को संभालती तो कभी पिता को। माँ की अनुपस्थिति ने रामी को और भी जिम्मेदार बना दिया था। बचपन न होकर जिम्मेदारियों का एहसास हो गया था। कुछ ही दिनों के बाद फिर वही मंजर रामी के सामने था। सभी शांत थे। आसपास की महिलाएं आकर रो रही थी। दुनिया से जाते हुए पिता ने कहा था, बेटा रामी, अपने भाई बहन को संभालना। गरीबी की विरासत का वारिस केवल अभावों और मुसीबतों के बीच दायित्व को पाता है। रामी शांत थी। कुछ समय पहले ही तो माँ ने छोड़ा था। आज पिता भी अकेला छोड़कर दुनिया से चले गए। उम्र भले ही 7 वर्ष की थी, लेकिन मृत्यु क्या होती है, रामी से बेहतर कौन समझ सकता था। सिर पर माँ की ममता नहीं, पिता का साया भी अब समाप्त हो चुका था। बचपन न जाने कहाँ खो गया। रमा गंभीर थी।
जिंदगी एक वीरान रास्ते पर थी। माँ के बिना तो उसने जीना सीख लिया था, लेकिन पिता के बिना जीवन रमा के लिए मात्र एक कल्पना थी। रामी के मामा गोविंदपुरकर तीनों बच्चों को लेकर मुंबई आ गए, जो भायखला मार्केट के पास रहते थे। अनजान राहों और जीवन की अनिश्चितता के साथ कुछ समय आगे बढ़ा। मामा के घर रहते हुए रामी ने घर के काम को ऐसे संभाला जैसे अपनी माँ के साथ संभाला करती थी। रामी के स्वभाव ने किसी को भी मामी के घर में बोझ बनकर रहने का एहसास नहीं होने दिया। जय भीम। दोस्तों, अब बात करते हैं माता रमाबाई के विवाह की। अभी आपने जाना कि माता रमाबाई ने अपना जीवन कितने दुखों एवं कष्टों के साथ व्यतीत किया, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं माता रमाबाई के विवाह की। चारों तरफ चहल पहल हो रही थी। आज रामी का विवाह होने वाला था। रामी 9 वर्ष की हो गई थी। अभी बचपन हिलोरे ले रहा था। क्या जाने शादी क्या होती है। रामी भी खुश थी क्योंकि नए कपड़े पहनने को मिले थे। घर के सभी लोग व बाहर से आए हुए मेहमान भी बार बार रामी को ही तवज्जो दे रहे थे। रामी तो भूल चुकी थी कि माता और पिता शिशु अवस्था में मृत्यु के आगोश में समा चुके थे। रामी की परवरिश उनके मामा और चाचा ने की थी, जो अपना बला गांव छोड़कर भायखला बाजार में एक चाल में रहते थे। इधर रामजी सकपाल भी खुशी खुशी विवाह की तैयारी में जुटे हुए थे। मन ही मन बड़े प्रफुल्लित थे। एक तो इस बात का भी गर्व था कि उनके बेटे भीमराव अंबेडकर ने 10वीं पास कर ली थी। उसके बराबर कोई दूसरा नहीं है। दूसरा गर्व भी था कि अपने होनहार बेटे का विवाह एक अत्यंत सुंदर एवं गुणवती लड़के से तय हो गया था। जिस दिन रामजी सकपाल ने रामी के बारे में पड़ोस के लोगों से सुना, उसी दिन से उसे अपनी पुत्रवधू बनाने की ठान ली थी। अनाथ लड़की को अपने पुत्र के लिए चुनना रामजी सकपाल को एक बहुत ही सुखद एहसास दे रहा था। दिसंबर 1907 को शादी का स्थल भायखला बाजार बना। रात होते ही सभी दुकानें बंद हो गई। बाजार की भीड़ खत्म हो चली थी। अब नई चहल पहल होने लगी थी। बाजार के एक कोने में लड़की वाले उपस्थित हो गए, दूसरे कोने में लड़के वाले। मछली बाजार के चबूतरे को मंडप के रूप में सजाया गया। बड़े उत्साह के साथ ढोल और नगाड़ों बजे। महिलाओं ने भी मधुर गीत गाकर विवाह स्थल को उत्सव में बदल दिया। सभी रस्में रात्रि को ही पूरी की गई। दिन निकलने से पहले ही बाजार खाली कर दिया। रामी ने ससुराल पहुंचकर जल्दी ही घर की जिम्मेदारी को संभाल लिया। उम्र भले ही कम थी, लेकिन परिस्थितियों ने रामी को बहुत जिम्मेदार बना दिया था। घर का हर काम रामी की सहमति से ही होता था। रामी ने अपनी कार्यदक्षता और मधुर व्यवहार से सभी का दिल जीत लिया था। नए घर में रामी भी खुश थी। अब घर में रामी को सभी रमा कहते थे। भीमराव अंबेडकर रामी को रामू कहकर बुलाते थे। रामू नाम का संबोधन एक नए एहसास को जन्म दे रहा था। माता पिता का प्यार तो बचपन में नहीं मिला, लेकिन यहाँ आकर जिम्मेदारी के एहसास ने जल्दी ही बचपन की कटु स्मृतियों को भुला दिया। बचपन से भीमराव अंबेडकर पढ़ाई के प्रति बड़े ही समर्पित थे। उनका पुस्तक प्रेम घर के प्रति मोह माया को तोड़ रहा था। थोड़े ही समय के बाद रमा भी वातावरण में अपने आप को ढालने लगी थी। कई बार तो मन में यह भी आने लगा था कि वह स्वयं अनपढ़ है और उनके पति बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन भीमराव अंबेडकर ने इस बात का कभी रमा को एहसास नहीं होने दिया। जब भी समय मिलता भीमराव रमा को पढ़ाने लगते। रमा कहती थी, पढ़ाई आपको ही मुबारक हो, मैं पढ़कर क्या करूँगी, और उठकर घर के कार्यों में लग जाती थी। लेकिन भीमराव अंबेडकर रमा को बार बार पढ़ाने के प्रति प्रेरित करते रहते। जो ही समय मिलता रमा भी पढ़ना शुरू कर देती थी। गृहस्थ जीवन गतिशील होने लगा। पिता के रूप में रमा ने ससुर को देखा। दिन भर का काम, बड़े परिवार की जिम्मेदारी होने के बावजूद भी जो ही समय मिलता ससुर की सेवा में लग जाती। सूबेदार रामजी सकपाल भी जब घर में होते रमा आवाज़ लगाते थे। रमा समझ जाती थी और तुरंत जवाब देती थी, अभी चाय लेकर आई पिताजी।
राम जी सकपाल कहते, रमा बेटी तुझे कैसे पता कि मैंने चाय के लिए कहा है? रमा मुस्कुराकर जवाब देती, क्या बेटी अभी नहीं जानती कि पिता को क्या चाहिए? और राम जी सकपाल बहुत खुश होते, बहुत ही खुश होते। जब भी उनके पास कोई आकर बैठता, उनके पास केवल एक ही विषय होता था, मेरी बहू रमा ऐसी है, मेरी बहू रमा वैसी है, मेरी बहुत सेवा करती है। रमा जैसे मोहल्ले में कोई और हो ही नहीं सकती। कई बार पिता के रूप में मिले ससुर के मुख से निकले प्रशंसा के शब्दों को सुनकर रमा भी अपने आप को धन्य समझती। घर के दायित्वों का कुशल पूर्वक निर्वहन करते हुए रमा 12 दिसंबर 1912 को मां बनी। घर में बेटे के रूप में एक नए सदस्य ने कदम रखा। राम जी सकपाल के लिए यह बड़ी खुशी एक सौगात से कम नहीं थी। राम जी सकपाल अपने पुत्र के नए नए नाम खोलते, लेकिन भीमराव अम्बेडकर ने सभी को समझाया कि हमें राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले का अनुसरण करना है। उन्होंने भी अपने गोद लिए बेटे का नाम यशवंत रखा था। हम भी अपने उन्हीं बेटे को उन्हीं का नाम देंगे। अब रमा बेटे यशवंत की माँ थी। रमा की बहन गोरा बाई एवं भाई शंकर भी उनके साथ रहते थे। जेठानी लक्ष्मीबाई और उनका बेटा मुकुंद भी यहाँ ही रहा करते थे। पुत्र यशवंत के पैदा होने के साथ ही जीवन में खुशियाँ पुनः लौट आई थी। रमा बेटे यशवंत के साथ काम करते करते स्वयं को भूल जाती थी। इधर भीमराव अम्बेडकर ने बीए की परीक्षा पास कर ली। उन्हें बड़ौदा रियासत में नौकरी भी मिली। अभी कुछ ही दिन हुए थे कि भीमराव अम्बेडकर को पिता की बीमारी का पत्र मिला। लिखा था, पिताजी की हालत बहुत गंभीर है, जल्दी लौट आओ। भीमराव ने तुरंत घर के लिए प्रस्थान कर दिया। स्टेशन पहुंचकर सोचा, पिताजी को मिठाइयाँ बहुत पसंद थी, उनके लिए मिठाइयाँ ले चलूँ। मिठाइयाँ खरीदने के कारण गाड़ी छूट गई। घर पहुंचकर देखा तो घर में बहुत भीड़ थी। सभी लोग राह देख रहे थे। पिता की आंखें भी दुनिया से जाने से पहले अपने बेटे को देखने के लिए ललायित थी। भीमराव ने घर में कदम रखा, पिता को देखा। उनकी आंखें टकटकी लगाए द्वार की ओर देख रही थी। 2 पल का समय भी नहीं मिला, पिता ने आंखें बंद कर ली और दुनिया से अलविदा कह दिया। घर में दुखों का एक अप्रत्याशित पहाड़ टूट पड़ा। घर का एक मजबूत आधार स्तंभ ढह गया। भीमराव अम्बेडकर, जिन्हें बचपन में याद भी नहीं था कि माँ का साया कब उठ गया, अब उनके पिता भी नहीं रहे। रमा के लिए तो यह घटना एक उजड़े आशियाने जैसी थी। यहाँ ससुराल में आकर ससुर को पिता के रूप में पाकर रमा धन्य हो गई थी। अब वह खामोश थी। रमा को लगा जिंदगी एक सपन की तरह है, आंखें खुली नहीं कि सब कुछ गायब। एक बार फिर जीवन ने परीक्षा ली। रमा को तो इसमें पास होना ही था। धैर्य के साथ पति को भी हिम्मत दी और जीवन की जटिल राह पर फिर मजबूती के साथ कदम रखा। बेटा यशवंत बचपन से ही बीमार रहने लगा था। पैदा हुआ तभी बहुत कमज़ोर था और कमज़ोरी ही बीमारी का कारण थी। तो दोस्तों, यहाँ तक आपने जाना कि माता रमाबाई के बचपन में कितने दुख आए और उसके बाद विवाह के बाद कुछ समय के लिए खुशियाँ उनके जीवन में आई, लेकिन ससुर के चले जाने के बाद फिर से माता रमाबाई को एक नए इम्तिहान को पास करना था। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि बाबा साहब के पिता ने माता रमाबाई को चुनने से पहले एक लड़की को और चुना था, लेकिन जब माता रमाबाई को उन्होंने देखा तो उन्होंने उस रिश्ते को छोड़ दिया और इसके लिए उन्होंने पंचायत में हर्जाना भी भुगतान किया। तो दोस्तों, अब तक की कहानी यहीं तक। उस आगे की कहानी हम पार्ट 3 में बात करेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय।